अच्छा जी, हम लोगों ने बात की थी कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए ज्यादातर हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और प्लांट्स अपने फंक्शंस को हार्मोन्स के जरिए से रेगुलेट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हार्मोन कहते किसे हैं। तो बेसिकली हार्मोन से मुराद कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसा स्पेशल सब्सटेंस है जो बॉडी के एक हिस्से में बनता है और वो किसी दूसरे हिस्से पर जाकर अपना इफेक्ट जाहिर करता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल प्लांट के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। डिफरेंट इनकी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है और इथीन है। 5 हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स बेसिकली कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स को। इंडोल एसिटिक एसिड एक कंपाउंड है, वो बजाते खुद या उससे मिलते जुलते जो कंपाउंड हो उनको हम ऑक्सिन्स कहते हैं। ऑक्स का लफ्जी मतलब होता है हेल्प करना, असिस्ट करना या एक्स्ट्रा। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर हेल्पर के तौर पे बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम में ये सेल एनलार्जमेंट करवाते हैं, सेल्स को बड़ा करते हैं। रीजन बिहाइंड एपेक्स, एपेक्स कहते हैं प्लांट की टिप को। तो टिप के बिल्कुल पीछे वाले सेल्स को, थोड़ा सा नीचे वाले सेल्स को ये साइज में बड़ा करवाते हैं। इसी तरह कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। कैम्बियम हमने पढ़ा था, स्पेशल टाइप का एक टिश्यू है जो बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने पढ़ा था वास्कुलर कैम्बियम का रोल। आगे चल के हम कैम्बियम की मजीद फर्दर टाइप पढ़ेंगे। तो कैम्बियम बेसिकली सेल डिवीजन करवाने वाला एक टिश्यू है जो बहुत ज्यादा डिवाइड करता है, नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह रूट्स में ये लो कंसंट्रेशन हो तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हाई कंसंट्रेशन हो तो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, सेल्स को ग्रो नहीं होने देते। ठीक है, अब असल में यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट जो है रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। मतलब कि एक कंपाउंड है, वो कहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेसिकली जस्ट इंफॉर्मेशन है, रट्टा है। ये वाला क्वेश्चन आमतौर पे या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो इसमें से आमतौर पे ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर क्या करता है। तो इस वजह से इसको आपको या तो रट्टा लगाना पड़ेगा या किसी ट्रिक के जरिए से आपको इन सारी बातों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट्स के केस में लो कंसंट्रेशन पे ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और हमने बात की थी कि कैसे जियोट्रॉपिज्म में पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ऑक्सिन्स की मदद से वो जड़ें जमीन की तरफ मुड़ जाती हैं और उसकी वजह से वो पानी की तरफ या नीचे की तरफ जाकर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह कटिंग्स और कैलसिस में से, यानी कि अगर आप किसी तने को काट के उसको ऑक्सिन्स में डिप कर दें तो वहां पर ये नई जड़ें बनवाता है। ठीक है, तो जिस तरह हम नॉर्मली कलमे बनाते हैं तो वो उसी को अगर कलमों को आप डिप कर दें तो उसमें से जड़ें ज्यादा जल्दी निकल आएंगी। इसी तरह शूट्स के केस में ये बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं। बर्ड इनिशिएशन से मुराद है कि नई बर्ड्स के बनने को, कलियां बनने को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और बाज प्लांट्स में ये इनहिबिट करते हैं बर्ड इनिशिएशन को। ठीक है, बाज दफा ज्यादातर केसेस में बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन बाज प्लांट्स में इनहिबिट भी कर सकते हैं। यानी साइटोकाइनिन जो आगे ग्रुप आएगा उनके ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं बाज दफा। ठीक है, इसके अलावा एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? एपिकल डोमिनेंस से मुराद होता है कि बाज प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो प्लांट ग्रो कर रहा होता है और एक ही टहनी ग्रो करती रहती है और फिर माली क्या करते हैं, बाहर आने से पहले वो टहनियों को ऊपर से काट देते हैं। जब टहनी को ऊपर से काट दिया जाता है तो साइडों से नई टहनियां निकल आती हैं और वो 5-6, पहले यहाँ पे एक ही टहनी ग्रो कर रही थी, साइड से कुछ भी नहीं ग्रो निकल रहा था, लेकिन जब ऊपर वाली टहनी आपने काट दी तो और 6 टहनियां निकल आई हैं
और हर टहनी की टिप के ऊपर एक कली निकलेगी। अगर आप ना काटते तो सिर्फ एक कली निकलनी थी, अब 6 कलियां निकल रही हैं, 6 फूल बन रहे हैं, तो वो खूबसूरती के लिए माली इनको काट देते हैं। तो ये फिनोमिनन कि जब तक मेन टिप मौजूद रहे तब तक छोटी टिप, जब तक सरदार मौजूद हो कोई दूसरा बड़ा नहीं हो सकता, अपने साइज में ग्रो नहीं कर सकता। इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। एपिकल, एपेक्स यानी टिप से निकला हुआ है, डोमिनेंस यानी कि वो गालिब होता है। ठीक है, तो जब तक सरदार मौजूद है, मेन टिप मौजूद है, तब तक वो किसी दूसरी टिप को बड़ा नहीं होने देती। इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं और ऑक्सिन्स इस चीज को प्रमोट करते हैं। एपिकल डोमिनेंस के बारे में हम अगले चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे। इसी तरह फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि ज्यादा बड़ा फ्रूट बनेगा। इसी तरह पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं बाज दफा। पार्थिनोकार्पी से मुराद है कि बाज केसेस में आपने देखा होगा सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो सीडलेस फ्रूट बनाने में ये हेल्प करते हैं। मसलन हम तो आजकल केले वगैरह जो खाते हैं वो तो होते ही पार्थिनोकार्पिकली प्रोड्यूस होते हैं, वो उनके अंदर सीड्स बनते ही नहीं है। लेकिन बहरहाल नेचुरली बहुत सारे प्लांट्स के अंदर अगर ऑक्सीजन स्प्रे कर दिया जाए तो वो उनके अंदर बीज नहीं बनते। इसी तरह लीव सेनेसेंस को डिले करते हैं, यानी कि पत्तों को बूढ़ा नहीं होने देते, उनको जवान रखते हैं। एजिंग सेनेसेंस कहते हैं बूढ़ा होना, एजिंग होना। तो लीव सेनेसेंस को डिले करते हैं और इसी तरह एब्सिशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, एब्सिशन कहते हैं पत्तों के झड़ जाने को। तो ये एब्सिशंस को मतलब एब्सिशन को रोकते हैं, यानी कि पत्तों को आसानी से झड़ने नहीं देते। ठीक है जी, तो बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। शूट्स में बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि नई बर्ड्स बनाते हैं, कलियां बनाते हैं। इसी तरह बाज दफा इनहिबिट कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट एंड साइटोकाइनिन के ऑपोजिट काम करते हैं। बहुत सारे दूसरे इफेक्ट हैं, मसलन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, यानी टिप को जो मेन टिप है उसको सरदार बना के रखता है वो, यानी कि वो डोमिनेंट होता है, नई टिप बनने नहीं देता, और इसमें ऑक्सिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे चल के हम चैप्टर नंबर 18 या 19 में देखेंगे कि ये कैसे होता है। इसी तरह पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ओवरी को बाज दफा फ्रूट में कन्वर्ट होने देते हैं बगैर बीजों के। इसी तरह लीव सेनेसेंस को डिले कर सकते हैं, यानी कि पत्तों को जवान रखने का काम करते हैं। तो इसको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो आगे चल के हम देखते हैं। इसी तरह एब्सिशन को रोकते हैं, यानी कि पत्तों को झड़ने नहीं देते या फलों को झड़ने नहीं देते। ठीक है जी, तो इन वजूहात की बिना पर आप इन केमिकल्स को कमर्शियली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड से मिलते जुलते हमने कंपाउंड बना लिए हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, सिंथेटिक हैं, यानी कि हमने लेबोरेटरी में तैयार किए हैं, और ये सस्ते पड़ते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता इनको बनाने में, रिलेटिवली आसानी से बन जाते हैं, और इनका इफेक्ट ज्यादा होता है, मोर एक्टिव है, यानी कि ये ज्यादा अच्छी तरह से बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर जाकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास इनको तोड़ने के एंजाइम नहीं है। तो नॉर्मली इंडोल एसिटिक एसिड नॉर्मल जो प्लांट का अपना हार्मोन है, तो प्लांट के पास मैकेनिज्म हैं कि ठीक है, एक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, थोड़ी देर उसने अपना काम किया, एक मखसूस वक्त के बाद क्या होगा कि वो हार्मोन खत्म कर दिया जाएगा बॉडी में से। एंजाइम्स मौजूद हैं तो उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे जब उनकी जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मॉलिक्यूल को चेंज कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि अब प्लांट उस मॉलिक्यूल को पहचान नहीं पाएगा और उसको तोड़ नहीं सकेगा, जबकि वो अपना इफेक्ट वैसे जाहिर कर रहा है, वो मतलब नई कलियां बनवा रहा है या पार्थिनोकार्पी कर रहा है या बाकी जो भी वो इफेक्ट कर रहा है, तो वो इफेक्ट मौजूद रहेगा, लेकिन उसका इफेक्ट खत्म नहीं हो सकेगा क्योंकि उसको तोड़ने के एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे। तो मिसाल के तौर पे नैफ्थलीन एसिटिक एसिड है और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड है, तो ये फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं, यानी कि ज्यादा फल बनने में हेल्प करते हैं। नेचुरल फ्रूट सेट में हेल्प करते हैं, यानी कि क्या होता है कि आप इनका स्प्रे कर दें जब फूलों का मौसम हो, तो इसको स्प्रे कर दें तो उसकी वजह से पौधों के ऊपर ज्यादा फल लगेंगे और आपको फायदा हो जाएगा। इसी तरह पार्थिनोकार्पी को भी ये प्रमोट करते हैं, यानी कि
सीड्स बने बगैर ही फल बनाने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा है वो जो बड़े साइज के अंगूर होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं, आप अंगूर अगर खा रहे हैं तो वो बीज का जायका कड़वा हो जाता है मुंह की वजह से। इस तरह माल्टे के अंदर अगर बीज आ जाए और आप उसको चबा लें गलती से तो वो जायका आपके मुंह का खराब हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसे माल्टे बने या ऐसे अंगूर बने जिनके अंदर बीज ना हो, तो उसके लिए आपने कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है? ऑक्सीजन स्प्रे करनी है जब फल बन रहा हो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपको फायदा होगा कि बगैर बीजों के फल बन जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो पॉलिनेशन या सीड फॉर्मेशन के बगैर फ्रूट प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है एक कंपाउंड, इसको कॉमन लैंग्वेज में 2,4-D भी कहते हैं सिर्फ। तो ये 2,4-D एक सिलेक्टिव वीड किलर है। वीड कहते हैं जड़ी बूटियों को, सिलेक्टिव वीड किलर है, यानी कि आपने फसल उगाई हुई है तो उसमें से सिर्फ जड़ी बूटियों को मारता है, दूसरों को नहीं मारता। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, ये ब्रॉड लीफ प्लांट को किल करता है। ब्रॉड लीफ प्लांट कौन से होते हैं, आप अपने एक चीज नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि बाज पत्ते होते हैं जो इस तरह के चौड़े होते हैं। उसके मुकाबले में ग्रासेस, मसलन जो लान की आपकी ग्रास है, या आपने मकई देखी है, या गंदुम, चावल, बाजरा, इस तरह की जो फसलें हैं उनमें आप देखें तो उनके पत्ते लंबे और पतले पतले से होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रासेस से ग्रैमिनी फैमिली है, चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा था। उसके मुकाबले में डाइकॉट के पत्ते चौड़े होते हैं। ठीक है, तो ये डाइकॉट को किल करते हैं और मोनोकॉट को किल नहीं करता ये केमिकल 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने गंदुम लगाई हुई है, या आपने चावल की फसल लगाई है, या आपने मकई की फसल लगाई है और उसमें आप खाद डाल रहे हैं ताकि फसल अच्छी हो, लेकिन क्या होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ वो जड़ी बूटियां उग रही होती हैं। आप क्या करते हैं, आप उनके ऊपर 2,4-D का स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होगा कि वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां मर जाएंगी और आपका जो आपकी फसल है, चावल है, गंदुम है, गन्ना है, मकई है, तो वो बच जाएंगे। ठीक है, तो सीरियल क्रॉप में या लॉन्स में इनका स्प्रे किया जाता है 2,4-D का, ताकि वो जड़ी बूटियां मर जाएं। हम भी अपने कॉलेज के लॉन में इसका स्प्रे करते हैं। ठीक है, इसी तरह पोटैटोज में स्प्राउटिंग को इंहिबिट करता है। स्प्राउटिंग का मतलब है कि जो आलू पड़े रहें कुछ अर्सा तो उनमें से कोंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर आलू बड़ा नरम सा हो जाता है और उसका जायका भी खराब हो जाता है और उसका वजन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आलूओं के ऊपर आप 2,4-D स्प्रे कर दें तो उसकी वजह से वो ग्रो नहीं करेंगे और वो ज्यादा देर तक आप उसको स्टोर में रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को रोकता है, यानी कि एब्सिशन को रोकता है। ठीक है, तो एब्सिशन हमने बात की थी कि फल या पत्ते के झड़ने को कहते हैं। तो आप 2,4-D का स्प्रे करते हैं तो पत्ते वगैरह झड़ते नहीं हैं और या फल नहीं झड़ता और उसकी वजह से वो फल जो है वो प्लांट के ऊपर लगा रहता है। अदरवाइज क्या होता है कि बारिश आ जाए, आंधी आ जाए तो उसकी वजह से काफी सारे फल जाया हो जाते हैं, कच्चे ही गिर जाते हैं। तो वो कच्चे फलों को गिरने से रोकने के लिए आप ये स्प्रे कर सकते हैं।